हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। विश्व मानचित्र में बहुत बड़े बदलाव की संभावना देखी जा रही है। ये बदलाव किसी भौगोलिक घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति के दिमाग की उपज के तौर पर इसे देखा जा रहा है, उसके ब्रेन चाइल्ड के तौर पर इसे समझा जा रहा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप महोदय के बारे में। हम सभी जानते हैं कि 20 जनवरी 2025 को वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ही उन्होंने कुछ ऐसी बयानबाजियां की हैं जिसको लेकर के सुर्खियां बनी हुई हैं। और हालिया सुर्खी इस बात को लेकर के आई है कि जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है उसका नाम बदल करके गल्फ ऑफ अमेरिका किया जाएगा। क्यों, इसके पीछे उनका तर्क रखा जा रहा है और क्या इसके संदर्भ में आधार हैं, इस बारे में आज की चर्चा में हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा उनके और भी कई सारे ख्वाहिशें हैं, इसके बारे में भी हम लोग आज की चर्चा में समझेंगे। सामने मैंने द वॉशिंगटन पोस्ट की उस न्यूज़ को मेंशन किया हुआ है जिसके अंतर्गत जहां एक तरफ ये बताया जा रहा है कि ट्रंप साहब गल्फ ऑफ मैक्सिको का पुनर्नामकरण करने की योजना में हैं, वहीं एक सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या स्थितियां हैं। लेकिन इन सब के बारे में बातचीत करने से पहले ये तो देख लें कि आखिर जिस गल्फ ऑफ मैक्सिको की चर्चा की जा रही है वो है क्या, कहां पर है। आप इस मानचित्र को देखिए और जरा ध्यान से देखिएगा। ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, और ये जो आप ग्रीन से एरिया देख रहे हैं ये एरिया मैक्सिको के तौर पर जाना जाता है। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में मैक्सिको एक देश के तौर पर जाना जाता है और इसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी। वहीं जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसे आप सामान्य तौर पर अमेरिका बोल देते हैं, उसी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो दक्षिणी हिस्सा है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको से जुड़ा हुआ है। यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अमेरिका का कुछ खास एरिया जैसे कि फ्लोरिडा, अल्बामा, लुसियाना, टेक्सास, ये सभी जो हैं ये गल्फ ऑफ मैक्सिको से जुड़े हुए हमें दिखते हैं दक्षिणी हिस्से के तौर पर। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर और भी कुछ महत्वपूर्ण लोकेशंस मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है, यहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी हिस्सा, ये मैक्सिको, ये क्यूबा, और यहां पर जो अटलांटिक महासागर है वो, यहां पर जो कैरेबियन सागर है वो, इन सभी से इसका जुड़ाव हमें दिखता है। यहां पर एक जो चैनल है जिसे फ्लोरिडा चैनल के तौर पर जाना जाता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्लोरिडा चैनल एक संकीर्ण जलपट्टी है जो कि अटलांटिक महासागर और मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ती है। यहां पर आप देख पा रहे हैं यह है फ्लोरिडा चैनल का इलाका, यहां पर अटलांटिक महासागर और यह है गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहां पर बच्चों एक और चैनल है जिसे यूकाटन चैनल कहा जाता है। यूकाटन चैनल, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पर जो कैरेबियाई सागर है और जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है वो से इसका जुड़ाव यहां पर आप समझ सकते हैं। कई बार एग्जामिनेशन में इस तरीके से लोकेशन के आधार पर सवाल बनते हैं भैया, इसलिए ये चूंकि चर्चा में है इसलिए ये आपको ध्यान में रखने चाहिए। यहां पर एक बात और मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता दूं कि जिस गल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं और हिंदी में इसे हम कह रहे हैं मैक्सिको की खाड़ी, तो हम बे ऑफ बंगाल की भी तो बात करते हैं, बंगाल की खाड़ी की भी तो बात करते हैं। तो हिंदी माध्यम में आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में खाड़ी, बे और गल्फ दोनों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, लेकिन अंग्रेजी में यदि हम इसको देखें तो इन दोनों में जो डिफरेंस है उसी डिफरेंस के कारण इसे नाम अलग अलग दिया जाता है। एक को बे कहा जाता है और दूसरे को गल्फ कहा जाता है। तो यहां पर हम चूंकि बात कर रहे हैं गल्फ की, तो गल्फ के संदर्भ में महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखिएगा। इक्का दुक्का पॉइंट मैं बता देता हूं, बहुत अधिक डिटेल में तो नहीं जाएंगे। जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसकी गहराई ज्यादा होती है। किसकी अपेक्षा? तो बे की अपेक्षा गहराई ज्यादा। दूसरा,
इसका जो मुहाना होता है, इसका जो माउथ होता है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? माउथ यानी मुहाना। इसका मुहाना थोड़ा संकीर्ण होता है बे की अपेक्षा। यदि आप इमेजिन करें बे ऑफ बंगाल को, तो फिर बे ऑफ बंगाल का जो मुहाना है वो चौड़ा है, यानी कि वो हिंद महासागर से जुड़ता हुआ हमें दिखता है यदि आप भारत के दक्षिणी हिस्से को देखें, प्रायद्वीपीय स्थिति को देखें तो। लेकिन जब हम यहाँ पर गल्फ की बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तो इसका मुहाना थोड़ा संकीर्ण है, थोड़ा संकीर्ण होता है। तो ये एक बेसिक आपको मैंने जानकारी दे दी है। इन केस गल्फ का मतलब नहीं समझ पाते हो तो ये आपको समझने में मदद कर सकता है। बाकी इसके लोकेशन को मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है जी। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्तों, है ना, अभी ध्यान रखिएगा, अभी पिक्चर बाकी है। इसमें कई सारी महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर इसी चीज को मैंने इंडिकेट किया हुआ है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, पिक्चर को और अच्छे से समझने से पहले एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बहुत ही अच्छे से शिद्दत से आप जीएस की तैयारी करें, तो आपका स्वागत है इस खास बैच में जिसकी शुरुआत हो चुकी है। 15 जनवरी तक इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि है और इसके लिए आप यदि दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप इस P2Y फाउंडेशन कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। यदि आप 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो फिर 28,999 रुपये में, या फिर यदि आप 2027 के लिए अपनी तैयारी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप 34,999 रुपये में इस कोर्स से जुड़ सकते हैं और जीएस के संपूर्ण पाठ्यक्रम को बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से कवर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। जो भी बच्चे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के बारे में विचार कर रहे हैं उन सभी के लिए इसका बहुत ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, मैं आपको यदि मैक्सिको की खाड़ी के बारे में और जानकारियां दूं तो इसकी औसत गहराई मानी जाती है लगभग 5300 फीट। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं उसमें बताया जाता है कि लगभग 1508-1509 के आसपास में सेबेस्टियन डी काम्पो नाम के एक व्यक्ति के द्वारा इस क्षेत्र की खोज की गई थी। इसके बाद 1540 के दशक तक इसका एज सच कोई नाम नहीं रखा गया था, ये बेनाम का था, इसका कोई नाम उस समय तक हमें नहीं दिखता है। देन आफ्टर 1584 तक इसे सी ऑफ द नॉर्थ के तौर पर जाना जाता है। इसके बाद 1580 के अंतिम दशक में इसे गल्फ ऑफ मैक्सिको नाम दिया जाता है। इसके बाद 1630 के आसपास में इसे एक और नामकरण दिया जाता है, गल्फ ऑफ न्यू स्पेन। ये इसके बारे में कुछ ऐतिहासिक जानकारियां हमें मिलती हैं। इसके अलावा अब हम लोग थोड़ा सा इस बात पर बातचीत करते हैं कि भैया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो बयान दिया है उसका निहितार्थ क्या है, उसके क्या मायने हैं। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि देखिए साहब, अब हम लोग मैक्सिको की खाड़ी नहीं बोलेंगे बल्कि हम इसका नया नामकरण देंगे अमेरिका की खाड़ी। और इसको लेकर के यह भी बातें बताई जा रही हैं कि कुछ ही समय में जैसे ही वो राष्ट्रपति बनेंगे इसको लेकर के एक बिल लाया जाएगा, विधेयक के माध्यम से इसको पारित किया जाएगा और देन फिर इसे नया नामकरण मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है जी। अब यहाँ पर फिर से वही सवाल उठता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखो, यहाँ पर सीधे सीधे उनका ये कहना है कि भाई जब हम संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की खाड़ी के संदर्भ में बातचीत करते हैं तो मैक्सिको की खाड़ी वाले क्षेत्र में सबसे अधिक जो दबदबा है, सबसे अधिक जो प्रभाव है, जो सक्रियता है, वो अमेरिका का ही है। और जो गल्फ ऑफ मैक्सिको का रीजन है ये अपने आप में आर्थिक संसाधन के दृष्टिकोण से, चाहे वो जहाजरानी हो, चाहे वो मत्स्यन हो, चाहे वो व्यापारिक गतिविधियां हो, इस संदर्भ में अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और अमेरिका का इस पार्टिकुलर रीजन में लगातार जो प्रभाव है वो रहा है, हर स्तर पर प्रभाव रहा है। तो इसलिए हम बिल्कुल चाहेंगे कि इसका नाम अमेरिका के नाम पर किया जाए। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो यहाँ पर इसी चीज को इंडिकेट किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने मैक्सिको और कनाडा के प्रति कठोर रवैया अपनाने की भी बात कही है और इसमें उन्होंने ये दावा किया है कि हम जैसे ही राष्ट्रपति बनेंगे हम आप दोनों के अगेंस्ट में बहुत बड़े पैमाने पर ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ शुल्क लगाएंगे ताकि हमें जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है लगातार आप लोगों के चलते, वो खामियाजा का भुगतान किया जा सके, है ना। इसके अलावा इसमें यह भी बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि देखिए, संयुक्त राज्य संघीय सरकार का यह मानना है कि जो गल्फ ऑफ मैक्सिको का OCS प्रबंधन है उसकी जवाबदेही हमारे पास में है।
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो निश्चित तौर पर हमारा यह हक है कि हम इस क्षेत्र को लेकर के अपना जो पक्ष है वो और आगे बढ़ाएं और इसको अपना नाम दें। जो OCS है इसको आउटर कॉन्टिनेंटल शिफ्ट के तौर पर जाना जाता है बच्चों, है ना। बाहरी महाद्वीपीय तट या फिर बाहरी निमग्न तट के तौर पर इसको जाना जाता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। OCS प्रबंधन की जवाबदेही अमेरिका कहता है कि भैया हमारे पास में है। यहाँ पर इस क्षेत्र में एयर स्पेस, जलीय क्षेत्र और जो सब सरफेस एरिया है उस पर भी अमेरिका अपना दावा करता है। देखो OCS के संदर्भ में अमेरिका ये कह रहा है कि इस पर हमारा दावा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये OCS है क्या। इसको मैंने इस इमेज के माध्यम से बताने की कोशिश की है। ये अमेरिकी भूखंड है जो कि समुद्र में मिला हुआ है, एक ऐसा भूखंड जो कि समुद्र में या समुद्र के पानी से या फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको के पानी से मिला हुआ है। क्लियर है? अच्छा, इसको मैं इस मैप के माध्यम से थोड़ा सा आपको और दिखाऊं तो शायद आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको का इलाका और ये जो पार्टिकुलर रीजन है, ये जो पार्टिकुलर रीजन मैंने यहाँ पर हल्का सा कलर किया है, ये रीजन दरअसल अमेरिका का ही है, लेकिन वो पानी से भरा हुआ है। तो अमेरिका तो इस पर अपना दावा करेगा ही करेगा। अमेरिका बोलेगा ही कि भैया ये तो हमारा ही है ना, ये हमारा क्षेत्र है, बेशक वो पानी से भरा हुआ है। अब सवाल उठता है कि सर ये पानी से कैसे भर गया? ये पानी से इसलिए भर गया क्योंकि बहुत पहले की यदि मैं बात करूं, भौगोलिक घटनाएं जब बहुत बड़े पैमाने पर हो रही थी, आज से लाखों लाख साल पहले, तो ये इसके ऊपर का जो इलाका है वो ग्लेशियर से जुड़ा हुआ है ना। और बहुत पहले की यदि हम लोग बात करते हैं तो ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण जो एक टिल्टिंग है, जो एक झुकाव है, वो झुकाव उनके प्रेशर के कारण और पानी के भरने के कारण हमें दिखता है। यहाँ पर इसी चीज़ को मैंने इंडिकेट किया है। देखिए इस मैप से हमने इसी चीज़ को इंडिकेट किया है कि ग्लेशियर्स का दबाव ज़्यादा से ज़्यादा पड़ने के कारण 50 से 70 डिग्री का जो अक्षांश वाला इलाका है वहाँ पर ग्लेशियर का दबाव ज़्यादा से ज़्यादा पड़ने के कारण जो ये पार्टिकुलर इलाका है ये हल्का सा टिल्ट हुआ है ना, 50 से 70 डिग्री अक्षांश वाले क्षेत्र में ग्लेशियर की भूमिका ज़्यादा, इस कारण से जो ये भूखंड है इसका झुकाव यहाँ पर ज़्यादा उनके प्रेशर के कारण, और बाद में जब ग्लेशियर्स पिघले और साथ ही जो गल्फ ऑफ मैक्सिको का पानी का जो जल स्तर है ये भी थोड़ा ऊपर हुआ, तो ये जो भूखंड है ये पानी में मिल गया, पानी के अंदर चला गया। गेटिंग माय पॉइंट? इसी को क्या कहा गया? इसी को कहा गया निमग्न तट, यानी कि एक ऐसा तट जो कि निमग्न है, डूबा हुआ है, लेकिन वो है हमारा। और इसी के संदर्भ में जब हम OCS की बात कर रहे हैं तो ये एक ऐसा निमग्न तट है जो कि अमेरिका के भूखंड के बाहरी हिस्से में है, सबसे किनारे वाले क्षेत्र में है, इसलिए इसको आउटर कॉन्टिनेंटल शिफ्ट के तौर पर जाना जा रहा है और इसी पर अमेरिका के द्वारा दावा किया जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? यहां पर इस चीज को समझिएगा, और यह भी अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्ट के द्वारा किए जा रहे दावे का एक बहुत बड़ा कारण है। गेटिंग? तो यहां पर इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मैं जल्दी से फिर से इसको रिवाइज करवा देता हूं। 50 से 70 डिग्री अक्षांश वाले क्षेत्र में बहुत पहले के समय में हिमनद यानी कि ग्लेशियर्स का जो दबाव था वो ज़्यादा था, और उसके कारण जो यहाँ पर झुकाव है वो ज़्यादा होता है प्रेशर के कारण, और ये बाद में ग्लेशियर्स पिघलते हैं और साथ ही मैक्सिको की खाड़ी का जो जल है उसका स्तर भी थोड़ा ऊंचा उठता है, बढ़ता है, तो यहाँ पर जो ये क्षेत्र है वो डूब जाता है, और इसी को लेकर के अमेरिका के द्वारा दावा किया जा रहा है। ये चीजें यहां पर हम लोग समझ रहे हैं। अब यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा अन्य मंशाएं जाहिर की जा रही हैं वो क्या कहती हैं? देखो पहली बात वहां पर ये कह रहे हैं कि कनाडा को भी हम अपने में मिला लेंगे, कनाडा हमारा 51वां राज्य हो जाए, हम इसको सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि हम डेनमार्क से ग्रीनलैंड को भी खरीद लेंगे, यानी कि ग्रीनलैंड भी हमारे पास में चला है।
और यहाँ तक कि वो कह रहे हैं कि हम पनामा को भी अपने में मिला लेंगे, क्योंकि पनामा और अमेरिका के बीच का हालिया संबंध बड़ा ही दुखदायी रहा है और इस लिहाज से हम पनामा को भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी हम अपने में मिला लेंगे। और इस संदर्भ में एक नया अपडेट ये भी आ रहा है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट ने कनाडा को अमेरिकी मैप में शामिल कर लिया है और उन्होंने ये कहा है कि ओह कनाडा, ट्रंप शेयर्स मैप विथ 51st यूएस स्टेट। इस तरीके से जो गतिविधियां हैं यहाँ पर इस संदर्भ में देखने को मिल रही हैं। ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप महोदय के द्वारा की जा रही हैं। अब ये आगे देखने वाली बात होगी दोस्तों कि इस संदर्भ में और क्या कुछ परिवर्तन दिखते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल यह है कि क्या नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ पर 2-3 तर्क यहाँ पर आपको समझने हैं। पहली बात तो ये कि 2012 में ऐसा एक प्रयास किया गया था और उस समय भी ये बात कही गई थी कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल करके गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ इससे पहले 2010 में ही गल्फ ऑफ अमेरिका फंड स्थापित किया गया था। इसके पीछे की वजह यह थी कि अप्रैल 2010 में डीप वाटर हॉरिजॉन ऑयल स्पिल हुआ था। डीप वाटर हॉरिजॉन ऑयल स्पिल है ना, एक बहुत बड़े लेवल पर तेल रिसा हुआ था। इसके अलावा माउंट मैकिनले जो एक पर्वतमाला है उसका नाम बदल करके माउंट डेनाली किया गया था, जबकि बराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर कार्यरत थे। यानी कि नाम में परिवर्तन को लेकर के पहले भी अमेरिका में कुछ न कुछ सक्रियता देखी जाती रही है। क्लियर है। तो इस संदर्भ में ये जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि क्या गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल करके गल्फ ऑफ अमेरिका किया जा सकता है, तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता। क्लियर है। आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके साथ ही मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि यदि आप P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए 2026 और 2027 के बैच से जुड़ जाइए और 15 जनवरी तक इस बैच में एडमिशन की अंतिम तिथि है। इसके पहले आप इसमें एडमिशन लीजिए और अपनी GS की तैयारी को और बेहतर आकार प्रदान कीजिए। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।